बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है। शतरंज के खिलाड़ियों की अब नई चाल क्या है और मौलाना फजल रहमान से इंटरव्यू दिया गया है या दिलाया गया है, ये आज के हमारे मौज़ूआत हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा और लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। नाजरीन, आज जो पूरी पाकिस्तानी सियासत का सिनेरियो है, इसमें टॉप न्यूज़ में मौलाना फजल रहमान का इंटरव्यू है। मौलाना फजल रहमान ने एक टीवी चैनल को अपने इंटरव्यू में बड़े इंकशाफात किए हैं। ये इंकशाफात मौलाना ने उस वक्त किए हैं जब वो नून लीग से नाराज़ होकर अलग हो गए हैं। उन्होंने हुकूमत साजी में नून लीग से तामुन करने से इनकार करते हुए कहा कि ये मामला जो है ना, अब ऐसे नहीं चलेगा। तो इसके लिए उन्होंने बाकायदा अलग से वो एक अलहदगी का ऐलान किया PDM से, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उनसे रब्ता किया गया। तो मौलाना ने फ़ौरन मुलाकात की हामी भर ली और मुलाकात ज़रा ये बता रहे हैं कि हो भी चुकी है। बहरहाल इस वक्त जो हमारा मौजू है वो ये है कि PTI को मज़ीद तोड़ने का भी एक प्लान पर अमल शुरू हो चुका है और मौलाना का जो इंटरव्यू है इस हवाले से गुफ्तगू होगी। नाज़रीन, पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त कुल्ली तौर पर कंट्रोल में है, यानी ऊपर बैठे हुए इदारे या लोग इतने मजबूत हैं कि वो मनचाही नशरियात चलवाते हैं। एक ज़माना था ज़ियाउल-हक का, जब नए नए उन्होंने डिक्टेटरशिप शुरू की, इक़्तिदार संभाला था, तो उस वक्त अखबारात का दौर था, ज़ाहिर है TV चैनल नहीं थे, तो उन्होंने चेक बिठा दिया तमाम अखबारात पर। और एक वहाँ पर बंदा बैठा होता आर्मी का, और वो पूरा अखबार प्रेस में जाने से पहले वो चेक करता और उसमें से अपनी पसंद नापसंद की खबरें निकलवा देता। वो जो खबरें चाहता कि छपनी चाहिए वो छपती, और जो वो चाहता कि इसको निकाल दिया जाए तो वो निकलवा देता था। कुछ अर्सा प्रेस पर ये अताब रहा, फिर उसके बाद प्रेस वालों की भी गैरत और ज़मीर जागा। तो प्रेस वालों ने क्या करना शुरू कर दिया कि जो खबरें वो फौजी अफसर जो वहाँ मौजूद होता वो निकलवाता, तो अखबार वाले वो खाली जगह ही छाप देते, जिससे अवाम को ये पैगाम पहुँच जाता कि यहाँ पर आर्मी की पसंद की खबर नहीं थी, इसलिए इसको निकाल दिया गया है। तो ये जब तासुर अवामी सतह पर उजागर हुआ तो फिर फ़ौज को इस पर यू टर्न लेना पड़ा और ये मामला ख़त्म हुआ, यानी अखबारात पर जो चेक लगाया गया था वो ख़त्म हो गया। और अब भी वही सूरत हाल दिखाई दे रही है कि पूरे मीडिया के ऊपर पूरा चेक है कि क्या छप रहा है, क्या चल रहा है, क्या नशर हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, हर एक चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है। अब इस वक्त जो मीडिया की सूरत हाल है उसमें ये है कि इमरान खान का नाम तक कोई TV चैनल नहीं चला सकता, इमरान खान की तस्वीर तक कोई नहीं दिखा सकता। जब इतने सख्त चेक में आप इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, आप इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखा सकते, उस मीडिया में मौलाना फजल रहमान का ये इंटरव्यू कैसे शाये हो गया? मौलाना फजल रहमान ने जो गुफ्तगू की है, इससे ये लगता है कि ये ऐसे ही नहीं चलाई गई, बल्कि इसके पीछे कोई ना कोई फैक्टर ज़रूर हो सकता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मुंह ने सिलाई का एक इंटरव्यू किया एक सहाफ़ी ने, वो नशर ही नहीं होने दिया। न्यू TV पर एक प्रोग्राम चल रहा था, उसको बीच प्रोग्राम बंद करवा दिया गया। जब इतना बड़ा चेक है कि आप बोल नहीं सकते, आप लिख नहीं सकते, आप कुछ कह नहीं सकते, आप कोई इंटरव्यू नहीं चला सकते, आप किसी की राय नहीं चला सकते, आज़ादी इजहार का तो जनाजा निकल चुका है। लेकिन ये कैसी सूरत हाल है कि मौलाना फजल रहमान को इंटरव्यू करने दिया गया, उनका इंटरव्यू नशर भी हो गया, और अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने खुले डुले अंदाज में जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को मुर्द इल्ज़ाम भी ठहरा दिया। तो ये वो प्लान लग रहा है, ये बाज़ इस पर मुबस्सिरीन तज्ज़िया पेश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस हवाले से ये लगता है कि मौलाना फजल रहमान का ये इंटरव्यू चलवाया गया है, क्योंकि मौलाना जो है वो बज़ाहिर तो एस्टेब्लिशमेंट पर कड़ी तनकीद करते दिखाई देते हैं, लेकिन
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ چلتے ہی انہی کی ہدایت پر ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے مراد فوج نہیں ہے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے مراد وہ اشرافیہ ہے، لہٰذا یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ جب ہم اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب فوج ہے۔ فوج ہرگز نہیں ہے ہماری اس اسٹیبلشمنٹ سے مراد وہ اشرافیہ ہے جو پاکستان کو اپنی گرپ میں لیے ہوئے ہو، جس نے پاکستان پر قبضہ کیا ہوا ہے، جو پاکستان کی سیاہ اور سفید کی مالک ہے، اور اس کے انڈر سب کچھ ہے۔ سیاستدان انہی کی انگلی پر ناچتے ہیں اور دم ملاتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں۔ تو یہ وہ قوت ہے جو پاکستان میں وہ ہاتھ ہیں یہ جنہوں نے دستانے پہنے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے اب مولانا فضل الرحمان کا یہ انٹرویو بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے، اور اس وقت تمام حلقوں میں یہی انٹرویو زیر بحث ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو مزید نقصان پہنچانے کے لیے ایک نئے پلان پر عمل شروع ہو چکا ہے۔ دوسری جانب ظاہر ہے عمران خان جو ہے وہ احتجاج کی کال دے چکے ہیں، اور اتوار کو، آنے والے اتوار کو یعنی 17 تاریخ کو پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ گزشتہ اتوار کو بھی عمران خان نے احتجاج کی کال دی تھی، کچھ شہروں میں ہوا لیکن کہیں پہ دبا دیا گیا۔ اسی طرح اب دوبارہ یہ اتوار کو احتجاج کی کال ہے، لیکن اس کے حوالے سے بھی ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں بالخصوص تیاریاں ہو رہی ہیں کہ اس سے پہلے ہی پکڑ دکڑ شروع کر دی جائے گی اور کسی کو باہر نکلنے ہی نہیں دیا جائے گا۔ پچھلے احتجاج کو رکوانے کے حوالے سے جب میڈیا نے یہ سوال کیا وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے کہ آپ نے احتجاج ہی نہیں کرنے دیا جبکہ یہ ایک آئینی حق ہے کسی بھی شہری کا، تو اس پر محسن نقوی نے کہا کہ یہ ایک 9 مئی کا واقعہ دوبارہ دہرانا چاہتے تھے اور ہمارا ملک ایسے واقعات کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ہم نے اس احتجاج کو روکا تھا۔ تو یہ ایک انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے ثبوت ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ دوبارہ دہرایا جانا ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے حفظ ما تقدم کے طور پر یہ اقدامات کرتے ہوئے احتجاج رکوا دیا۔ تو یہ صورتحال اب کل پرسوں جو اتوار کو ہونے جا رہا ہے احتجاج، اس کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے پہلے ہی یہ اگر پی ٹی آئی اگر یہ پلان کر چکی ہے کہ وہ 9 مئی کو دہرانا چاہتی ہے، حالانکہ پہلا واقعہ ابھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا اور ابھی تک وہ اس کی سزا بھگت رہے ہیں، جیلوں میں کچھ پڑے ہیں، کچھ مفرور ہیں، تو ابھی تک پی ٹی آئی کی قیادت اس کو اون نہیں کر رہی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے روکا تھا، اور اس کے ثبوت موجود ہیں کہ یاسمین راشد اور عمران خان کی ہمشیرہ حلیمہ خان لوگوں کو روک رہی ہے کہ وہ جناح ہاؤس کے اندر داخل نہ ہوں، وہ توڑ پھوڑ نہ کرے، لیکن ان کی بات کو کسی نے نہیں مانا۔ تو یہ واقعات اب حکومت کا موقف سنے تو حکومت کہتی ہے یہ پی ٹی آئی والوں نے کیا، پی ٹی آئی والوں سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں یہ حکومت نے کیا۔ اب کس نے کیا، یہ بھی وہ زمینی حقائق ہیں جو بہت جلد وقت ایک سا نہیں رہتا، وہ واضح ہو جائیں گے، بے نقاب ہوں گے، اور یہ اصلیت سامنے آئے گی کہ یہ کس کا پلان تھا، کس کی سازش تھی، کس کی پلاننگ تھی۔ تو یہ ساری چیزیں بے نقاب ہوں گی اور بہت جلد بے نقاب ہوں گی۔ اب اگر ہم بات کریں شطرنج کے کھلاڑیوں کی تو وہ مہرے بدلتے رہتے ہیں، اور اب بھی لگتا ہے کہ شطرنج کا یہ شاطر کھلاڑی بڑی دانش کے ساتھ اپنی چالیں چل رہا ہے، اور موجودہ جو گیم ہے، موجودہ جو کھیل ہے شطرنج کا، سیاسی شطرنج کا، اس میں اب مورے تبدیل ہوئے ہیں، اور اس تبدیلی کا مقصد بھی پی ٹی آئی اور عمران خان کو کنارے سے لگانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالیہ الیکشن میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ تمام تر حربوں اور سختیوں اور مشکلات کے باوجود عوام نے عمران خان کو سپورٹ کیا ہے، اور عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ بھاری اکثریت سے سامنے آئی ہے۔ اب وہ مینڈیٹ جو میاں نواز شریف توقع کر کے آئے تھے وہ ان کو نہیں ملا۔ یہی وجہ ہے کہ اب کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب کی طبیعت ناساز ہونا شروع ہو گئی ہے، اور بہت جلد وہ لندن کی ٹکٹ کٹوا کر علاج کے لیے لندن روانہ ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے پاکستان میں ایسا کوئی ہسپتال ہے ہی نہیں جہاں پر میاں صاحب کے لیے کوئی دوائی میسر ہو، کیونکہ انہوں نے کوئی بنایا ہی نہیں۔ 4 حکومتیں ملی ان کو، اور ان 4 حکومتوں میں جو ہے وہ 3 بار میاں صاحب وزیر اعظم رہے، لیکن ایسا ہسپتال نہیں بنا سکے کہ جن سے جہاں پر ان کا علاج ہو سکے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ لندن جاتے ہیں اپنا علاج معالجہ کروانے، وہاں اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ انگریزی میں علاج کرتے ہیں، وہ انگریزی والا علاج ذرا ہمیں ویسے ہی زیادہ سوٹ کرتا ہے، انگریز ہو یا انگریزی
या अंग्रेज़ी वाला इलाज या अंग्रेज़ी दवाइयाँ या अंग्रेज़ी कोई भी चीज़ हो तो हम बड़े जल्दी उससे इम्प्रेस भी हो जाते हैं, मुतासर भी हो जाते हैं और हम सही भी हो जाते हैं। तो इस हवाले से मियाँ साहब का बनता है कि वो लंदन में इलाज करवाएँ। ये जो मुखालिफिन हैं ये वैसे ही तनकीद करते रहते हैं और बिला वजह की तनकीद करके मियाँ साहब की शख्सियत को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। हालांकि अवाम जानते हैं, जो उनके चाहने वाले हैं उनको पता है कि मियाँ साहब जो हैं उनकी प्लेटें और वो सारे मामलात जो हैं वो गड़बड़ हो जाएं तो वो लंदन में ही पूरी होती हैं। तो इस हवाले से मियाँ साहब का जाना बनता है और मियाँ साहब नाराज़ भी हैं कि उनके साथ जो वादा वईद किया गया था, उनको जो बताया गया था कि वो भारी मैंडेट के साथ इक़्तिदार में आएंगे और उन्हें एक हुकूमत मिलेगी। क्योंकि जिस दिन वो वोट डालने आए थे मॉडल टाउन में तो एक सहाफ़ी ने उनसे ये सवाल कर लिया कि मखलूत हुकूमत के हवाले से आपकी क्या राय होगी। तो उन्होंने कहा खुदा का नाम लो यार, आप मखलूत हुकूमत की बात कर रहे हो, ये जो भी पार्टी आनी चाहिए उसको भारी मैंडेट मिलना चाहिए। तो मियाँ साहब को उस वक्त मखलूत हुकूमत के नाम से एक झटका सा लगा था और उस वक्त उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो सहाफ़ी सवाल कर रहा है ये कोई ऐसे ही सवाल नहीं कर रहा, इसके पास कोई ना कोई अंदर की खबर ज़रूर है। और ज़ाहिर है सहाफ़ी पूरे इलेक्शन का प्रोसेस देख रहे थे और उन्हें पता चल गया था कि हवा किस तरफ जा रही है और कौन सी पार्टी अक्सरियत में आ रही है। तो ज़ाहिर है उस सहाफ़ी ने तो इसी बुनियाद पर ही कहा होगा कि इलेक्शन में इमरान खान की ज़्यादा सपोर्ट आ रही है, इमरान खान के वोटर ज़्यादा निकल रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ही आगे आएंगे। तो अब जब हुकूमत साजी का मामला आया है तो मियाँ साहब ने ये जो चोला है वो शहबाज शरीफ के गले में डाल दिया है। अब शहबाज शरीफ इस ढोल को बजाएंगे, इधर पंजाब में मरीम नवाज़। और अब देखना ये है कि नून लीग की हुकूमत बनती है तो वो कैसे हुकूमत चलाएगी। वो आसिफ अली जरदारी की मरहून मिन्नत होगी और आसिफ अली जरदारी जब चाहेंगे अपना बटन दबाएंगे और रिमोट से चैनल बदल लेंगे। तो ये चीज़ें बहरहाल अब जदीद दौर है, हर चीज़ रिमोट कंट्रोल है। तो इसी तरह मौलाना साहब का भी रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में होगा और मौलाना साहब को जो अब नया टास्क दे दिया गया है उसकी काफ़ी वजूहत हो सकती हैं। वो MWM को डैमेज करना भी हो सकता है, वो तहरीक इंसाफ को भी परेशान करना हो सकता है। अब मौलाना वो मौलाना जो कभी सख्त नाला थे और इमरान खान के लिए ऐसे ऐसे अल्फाज वो इस्तेमाल करते थे जो गैर पार्लिमानी हैं, हम भी यहाँ नहीं बयान कर सकते, ऐसे अल्फाज मौलाना साहब के मुंह से निकलते थे। लेकिन पाकिस्तानी सियासत में कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती और वो ज़रूर इस मामले में जो है ना किसी हदफ और एजेंडे के तहत PTI की तरफ मायल हो रहे हैं। अब PTI की क़यादत को इस हवाले से मुहतात रहने की ज़रूरत है। दूसरी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर करेंगे कि चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज़ इलाही से अडियाला जेल में मुलाकात की है। मीडिया ये चला रहा है कि ये उनकी ज़ाती मुलाकात थी, लेकिन हमारे ज़राए ने बताया है कि ये ज़ाती मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसमें चौधरी शुजात हुसैन ने दोबारा चौधरी परवेज़ इलाही को समझाने की कोशिश की है कि भैया इमरान खान का साथ छोड़ दो, इक़्तिदार में आना है, मज़े लूटने हैं तो दोबारा हमारे साथ शामिल हो जाओ, अब भी हमारा दरवाज़ा आपके लिए खुला है। लेकिन परवेज़ इलाही ने इस मुलाकात में भी हस्ब रिवायत धोकर जवाब दिया है, जिसको कहते हैं कि साफ इनकार कर दिया है। परवेज़ इलाही ने ये कहा है कि अब मैं कैसे आपके साथ शामिल हो जाऊं, जब मुझे जेल में डाला गया, मेरी बीमारी का भी ख्याल नहीं किया गया, मेरे बुजुर्गी का भी ख्याल नहीं किया गया, हमारी ख़वातीन को अदालतों में घसीटा गया, मेरा बेटा दर बदर है, हमारे ऊपर मुकदमात इतने बना दिए गए, हमें तजलील की गई हमारी और हमारी ख़वातीन की तजलील की गई, और अब आप आए हैं और आप कह रहे हैं कि मैं आपके साथ शामिल हो जाऊँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं अब भी खान के साथ खड़ा हूँ और आखिरी दम तक इमरान खान के साथ खड़ा रहूँगा। तो चौधरी शुजात को एक बार फिर इसमें नाकामी हुई और वो चौधरी परवेज़ इलाही को मनाने में नाकाम रहे। इस हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही की जो इस्तेकामत है वो काबिल तहसीन है। यकीनन जब आप किसी के साथ खड़े होते हैं तो फिर पूरे का पूरा उसका ही हो जाना चाहिए, और ये हक परवेज़ इलाही ने बड़े एहसन अंदाज में अदा किया है। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तो सबुर शिजात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।